मॉर्निंग 6 क्लास। मैं रेनू मैम। बेटा आज हम करेंगे पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। प्रश्न है इसमें सही उच्चारण कीजिए। सही उच्चारण में हमें इनका उच्चारण करना है। अद्वितीय, मरुभूमि, घूर्णन, परिभ्रमण, वसंत ऋतु, पतझड़। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर बताने हैं। तो पृथ्वी सौर मंडल के कितनों ग्रहों में से एक है? कि पृथ्वी सौर मंडल के कितने ग्रह हैं उनमें से एक है। तो उत्तर आएगा इसमें पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। तो आप उत्तर पूरा लिखोगे कि पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। आगे है अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कि पृथ्वी 3 प्रकार से गति करती है बेटा। तो इसके अंदर कि पृथ्वी द्वारा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया है उसको क्या कहा जाता है? कितने समय में ये पूरी करते हैं? तो 1 वर्ष में ये इसको समय लेती है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की क्रिया को वार्षिक गति कहा जाता है। वार्षिक गति या परिभ्रमण हम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दैनिक गति तथा उसकी गोल आकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? कि पृथ्वी जो दैनिक गति करती है अपने केंद्र के चारों तरफ, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी की दैनिक, बेटा उत्तर आप लिखोगे, पृथ्वी की दैनिक गति और उसकी गोल आकृति के कारण रात दिन चक्रीय रूप में घटित होते रहते हैं। कि जो दिन और रात होते हैं कि दिन के बाद में रात और रात के बाद में फिर से दिन, वो चक्रीय रूप में यानी कि वो जो घटते रहते हैं वो इसी कारण से होते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो उत्तर आप एक बार फिर से देख लिए कि पहले में आएगा कि 8 ग्रहों में से, दूसरा आएगा कि वार्षिक गति या परिभ्रमण आप इसको कह सकते हैं, और तीसरा आएगा कि पृथ्वी की दैनिक गति तथा उसकी गोलाकृति के कारण रात दिन है जो चक्रीय रूप में घटित होते रहते हैं। आगे आपके सही विकल्प के प्रश्नोत्तर में पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है वो किसकी तरह होती है? जहाज की तरह, लट्टू की तरह या साइकिल की तरह? किसकी तरह होती है? लट्टू की तरह। अपनी वार्षिक गति में पृथ्वी यात्रा करती है। जो अपनी वार्षिक गति है यानी जो वर्ष भर हमने अभी पढ़ा था, जो वार्षिक गति होती है पृथ्वी की, वो किसके इर्द गिर्द होती है? चंद्रमा के, सूर्य के या अपने केंद्र के इर्द गिर्द। किसके होती है? सूर्य के इर्द गिर्द। और जो दैनिक गति होती है वो अपने केंद्र के इर्द गिर्द होती है। पृथ्वी की दैनिक गति का एक चक्कर कब पूरा होता है? जो पृथ्वी दैनिक गति जो करती है वो कितने समय में पूरा होता है? क्योंकि बेटा दैनिक गति है तो क्या हो गया? 1 दिन में। पृथ्वी की वार्षिक गति का एक चक्कर होता है, क्योंकि वार्षिक है नाम से पता चल रहा है, तो किस में हो गई वो? वर्ष भर में। तो उत्तर आपका एक बार फिर से देख लो बेटा कि पृथ्वी की दैनिक गति होती है लट्टू की तरह। पृथ्वी अपनी वार्षिक गति में यात्रा करती है सूर्य के इर्द गिर्द। पृथ्वी की दैनिक गति एक चक्कर 1 दिन में पूरा करती है, और पृथ्वी की वार्षिक गति का एक चक्कर वर्ष भर में पूरा होता है। आगे आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर आपको 1 या 2 शब्दों में ही देने हैं। तो प्रश्न है हमारा, 8 ग्रहों में से कौन सा ग्रह अद्वितीय है? जो 8 ग्रह हैं उनमें से कौन सा ग्रह है वो अद्वितीय है? तो उत्तर आएगा पृथ्वी। तो उत्तर आप लिखोगे कि 8 ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह अद्वितीय है। आगे, हमारी पृथ्वी कितने प्रकार से गति कर रही है? जो हमारी पृथ्वी है वो कितने प्रकार से गति कर रही है? बेटा हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो 3 प्रकार से हमारी पृथ्वी है वो 3 प्रकार से गति कर रही है। एक कृषक के लिए पृथ्वी का अर्थ है। जो एक किसान है उसके लिए पृथ्वी का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, एक कृषक के लिए पृथ्वी का अर्थ मृदा है। एक जलयान चालक के लिए पृथ्वी का क्या अर्थ है? जो जलयान चालक है, जो पानी में जो जहाज चलाता है, उसके लिए क्या अर्थ है? असीम कुंड, पानी का असीम कुंड। तो यहाँ पर आएगा कि एक जलयान चालक के लिए पृथ्वी का अर्थ असीम कुंड है। आगे है आपके लघु उत्तरीय, एक बार प्रश्न देख लो बेटा, उत्तर देख लो फिर से कि पहले में पृथ्वी, दूसरे में 3 प्रकार से, पहले में पृथ्वी, दूसरे में 3 प्रकार से, तीसरे में मृदा और चौथे में असीम कुंड। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय में इनके उत्तर आपको 1 या 2 वाक्य में देने हैं। तो पृथ्वी पर सजीवों के लिए कौन सी 5 चीजें वर्तमान है? जो पृथ्वी पे 3 प्रकार के सजीव जगत रहते हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें उनके लिए वर्तमान है? वर्तमान यानी कि उनके लिए है मौजूद। तो पहली है भोजन, खाने के लिए भोजन, वायु, जल, आवास बने हेतु सामग्री और सहनीय तापमान। तो उत्तर हो गया हमारा कि भोजन, वायु, जल, आवास बनाने हेतु सामग्री और सहनीय तापमान। ये 5 चीजें हैं जो सजीव जगत के लिए वर्तमान है। भोजन,
वायु, जल, आवास बनाने हेतु सामग्री और सहनीय तापमान, यानी ऐसा तापमान जिसको आप सहन कर सको, जिसमें आप रह सको। आगे है, किसी स्थान पर सूर्योदय कब होता है, कि कोई स्थान है उस पर सूर्योदय कब होता है। जब कोई स्थान सूर्य प्रकाश में प्रवेश करने लगता है तो वहाँ सूर्योदय होता है। जब कोई स्थान, कोई भी ऐसा स्थान जब सूर्य प्रकाश में प्रवेश करने लगता है तो वहाँ सूर्योदय होता है, कि वह स्थान जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, वो स्थान है वो सूर्य के प्रकाश में प्रवेश होने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर सूर्यास्त कब होता है। तो सूर्यास्त कब होता है बेटा, तो इसका उत्तर है दोपहर के 6 घंटे बाद। जब दोपहर होती है उसके 6 घंटे बाद वह स्थान जो सूर्य प्रकाश से बाहर जाने लगता है, कि दोपहर के 6 घंटे के बाद में जो स्थान सूर्य के प्रकाश से बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर सूर्यास्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी स्थान पर दोपहर कब होती है। तो दोपहर कब होगी, कि सूर्योदय के लगभग 6 घंटे बाद, कि जब सूर्योदय होता है उसके लगभग 6 घंटे बाद जो स्थान सूर्य के निकटतम होता है वहाँ दोपहर होती है, कि जो स्थान है वो सूर्य के बिल्कुल निकट होगा तो वहाँ पर क्या होगी, दोपहर होगी। तो बेटा इसमें 3 प्रश्न है आपकी। पहला था कि सूर्योदय कब होता है, तो सूर्योदय होगा कि जब कोई स्थान सूर्य प्रकाश में प्रवेश करने लगता है, कि जब सूर्य का प्रकाश उसमें प्रवेश ही करता है स्थान में, यानी वो स्थान सूर्य के प्रकाश में प्रवेश करता है तो वहाँ पर तो होता है सूर्योदय। उसके बाद में आपका प्रश्न दे रखा है सूर्यास्त कब होता है। तो सूर्यास्त के लिए आपका उत्तर है कि दोपहर होती है उसके 6 घंटे के बाद में जब स्थान है तो वहाँ पर सूर्य प्रकाश से बाहर जाने लगता है तो वहाँ पर सूर्यास्त होता है। फिर है आपकी दोपहर। वैसे अगर आप देखो तो पहले सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय हुआ, उसके बाद में दोपहर हुई। तो सूर्योदय हुआ उस स्थान में, उसके बाद में दोपहर होती है। सूर्योदय के लगभग 6 घंटे के बाद में जो स्थान है वो सूर्य के निकटतम होता है, वहाँ पर दोपहर होती है। उसके बाद में है सूर्यास्त। तो जो दोपहर है उसके 6 घंटे के बाद में जो स्थान है वो उससे बाहर निकलने लगता है सूर्य प्रकाश से, वहाँ पर हो जाता है आपका सूर्यास्त। आगे हैं आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ में है, पृथ्वी के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है, कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उत्तर आएगा सूर्य के और झुके हुए पृथ्वी के भाग। सूर्य को आपको बताया था कि पृथ्वी है वो सीधी नहीं होती, तो सूर्य की ओर जो उसका झुका हुआ भाग होता है, कि सूर्य की ओर झुके हुए पृथ्वी के भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है, कि जो भाग पृथ्वी की ओर सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है पृथ्वी के, वहाँ पर होती है ग्रीष्म ऋतु। और इसी कारण से वहाँ पर दिन लंबे होते हैं और रातें कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। फिर है कि पृथ्वी के किस भाग में शीत ऋतु होती है। तो आपको बताया था कि पृथ्वी है वो सीधी नहीं होती बल्कि एक और झुकी हुई होती है। तो इसी कारण से कि जो पृथ्वी का झुका हुआ भाग है, जो सूर्य की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, वहाँ पे तो ग्रीष्म ऋतु होगी, और सूर्य से हटे हुए भाग है वहाँ पर शीत ऋतु होती है। और इसी कारण से यहाँ पर रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। अगला है वसंत ऋतु किस ऋतु के बाद आती है। जो वसंत ऋतु हमने ऋतु चक्र पढ़ा था तो उनमें से वसंत ऋतु कब आती है। तो वसंत ऋतु है वो शीत ऋतु के बाद में आती है। वसंत ऋतु कब आती है, शीत ऋतु के पश्चात आती है। आगे है, नीचे दी गई पंक्ति किसके विषय में और क्यों कही गई है। कि नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, आपको बतानी है कि किसके विषय में और क्यों है। पहली पंक्ति है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द वर्ष भर चक्कर लगाती। किसके लिए कही है कि किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सूर्य के, क्योंकि वर्ष भर है तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द वर्ष भर चक्कर लगाती है। क्यों लगाती है, तो उत्तर आएगा, ये पंक्ति है जो सूर्य के विषय में कही गई है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द वर्ष भर चक्कर लगाती है। क्योंकि पृथ्वी है जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। अगली है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द लट्टू की तरह घूमती है। किसके इर्द गिर्द लट्टू की तरह घूमती है, अपने केंद्र के। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, ये पंक्ति है जो पृथ्वी के केंद्र के विषय में कही गई है, क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र पर लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाने में 1 दिन का समय लेती है। अगली पंक्ति हमारी, इस समय कोई भी स्थान सूर्य के निकटतम होता है। कि कौन सा समय होता है जब सूर्य के एकदम निकटतम होता है, दोपहर का समय। तो यह पंक्ति है ये दोपहर के लिए कही गई है, क्योंकि जब कोई स्थान सूर्य के निकटतम होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, दोपहर
हो जाती है। तो बेटा आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। So let's start our today's maths class. In the previous class we did our questions of exercise 5.4 and in 5.4 we we discuss about the comparison of fractions, how to compare them, or there are three methods for them by liking the denominator, by liking the numerator terms and by the cross multiplication method. ठीक है। So in the next question, fifth question, arrange in ascending order. Ascending order क्या होता है हमारे पास? First of all smallest, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, देन सबसे ग्रेटेस्ट, यही वैल्यू होती है हमारे पास। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? अब सेम होने चाहिए। क्या? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम करने के लिए हम हमेशा एलसीएम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी इन चारों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 18, 7 और 24। ठीक है। अब क्या करते हैं हम? जो दो नंबर किसी एक से कॉमन नंबर से डिविजिबल है उस फैक्टर को लिखेंगे, अदरवाइज सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नहीं आते हैं। तो 2 से हमारे पास 3 नंबर डिविजिबल है, तो 2 6 जा, 2 9 जा, 7 डिविजिबल नहीं तो 7 एज इट इज, और ये हो जाएगा 12। ना अगेन 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो 2 3 जा, 9 डिविजिबल नहीं, 9 एज इट इज, 7 नहीं है तो 7 एज इट इज और 6। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट में क्या हो गया? 2 से तो एक ही नंबर डिविजिबल है, तो नेक्स्ट हम 3 से यहाँ पे 3 नंबर डिविजिबल है, 3 1 जा, 3 3 जा, 7 और 2। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक कॉमन फैक्ट, कोई भी कॉमन नंबर से यहाँ पे डिविजिबल नहीं है नंबर्स, तो क्या करेंगे? एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपली इन सबका मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है। कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 14, 72 7 और 49 और 50, 504। ठीक है। तो आंसर क्या आया अब हमारे पास? 504। तो अब हमें क्या करना है? हाँ, ईच टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो क्या करना है? 504। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है 5/12। अब 12 तो 5/12। अब हमें डिनोमिनेटर टर्म क्या करनी है? 504, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें? अब हमें क्लियरली तो नहीं पता चला क्योंकि टेबल में 504 तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। 504 को किससे करना है? 12 से। 12 4 जा 48, 2 और 4 होगा, 12 2 जा 24। क्या आंसर आया? 42। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे? 42 से, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 42 से। क्या करा अब हमने? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 210 और यहाँ पे 504। ठीक है। डिनोमिनेटर टर्म बन गई 504। नेक्स्ट में देखते हैं 7/18, और 18 को किससे मल्टीप्लाई करें? 504 हो जाए। अगेन डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 504 और 18 से डिवाइड करना है, तो 18 2 जा 18 3 जा 54, तो 18 2 जा पे जाएगा 36, कितना हो जाएगा? 4 1 144, और ये कितने पे जाएगा अब हमारे पास? 8 8 जा 64, तो 8 पे। ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 28 आंसर आया। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 28 से, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? 28 से। तो 28 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 90, 196 अपॉन में 504। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या है? 3/7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 504 आ जाए। अगेन डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 504, 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 7 जा 49, 1 और 4, 7 2 जा, तो 72 से करना है, मतलब यहाँ 72 से और यहाँ भी 72 से। 72 से करा, ये हो गया हमारे पास 216 और ये हो जाएगा हमारे पास 504। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास 11/24 है। 24 को किससे मल्टीप्लाई करें? 504 हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 24 को डिवाइड करना है किससे? 504 से। 25 2 जा 48, कितना होगा रिमाइंडर? 2 और 4 25, 24 बचा 24, सो कितना हो गया? 21 है। ठीक है। सो कितना हो जाएगा? 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 21 से होगा। सो 21 कितना हो गया? 231 अपॉन में 504। अब सबकी क्या हो गई हमारे पास? डिनोमिनेटर टर्म्स क्या हो गई? सेम हो गई। तो अब हमें सिंपली क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अब यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर्स वैल्यू चेक करनी है। न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 196, और वो किसके लिए? 7/18, मतलब फर्स्ट टर्म जो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी वो 7/18 आएगी। नेक्स्ट 196 से ग्रेटर कौन सी टर्म दिख रही है? 210, और वो किसके लिए? 5/12 के लिए, तो 5/12 हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वन वी हैव
210 के बाद 216 और वो क्या है हमारे पास 3/7 के लिए, तो 3/7 हो गया और उसके बाद क्या है learn by 24. So this is the ascending order. In case अगर हमें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, डिसेंडिंग में क्या हो जाता है, सिंपली ग्रेटेस्ट टर्म पहले आ जाती है और स्मॉलर टर्म ऐसे हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है 11/24 फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग आपको खुद ट्राई करना है. अब रेस्ट ऑफ द पार्ट क्योंकि सब में यही प्रोसीजर फॉलो होगा. क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे. जो एलसीएम आता है, अगर हमें नहीं पता कि डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें तो सिंपली उनको डिवाइड कर लो. डिवाइड से जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करना. ठीक है, सब में यही करना है. डिसेंडिंग असेंडिंग में, डिसेंडिंग में भी यहाँ तक पूरा करना और उसके बाद सिंपली क्या करना है, जो ग्रेटर टर्म है यहाँ डिनोमिनेटर में उनको पहले लिख देना और उसके बाद स्मॉलेस्ट स्मॉलर और स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so students next one is word problem. So that Saksham has read 28 pages of a book containing 140 pages. मतलब क्या है कि एक बुक जो है उसमें कितने पेजेस है, टोटल है 140 पेजेस. सक्षम ने कितने पढ़े हैं, सिर्फ 28 पेजेस. ठीक है, नेक्स्ट वन में क्या है हमारे पास, हर सिस्टर हैज रेड 30 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 160 पेजेस. लेकिन उसकी जो सिस्टर है उसके पास जो बुक है उसके पास कितने पेजेस है, उसमें 160 पेजेस है, लेकिन उसने रेड करे कितने, 30 पेजेस. अब बताना हमें हु हैज रेड मोर पेजेस. अब पहले जब मैंने फ्रैक्शन समझाया था तब मतलब क्या था उसका, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल नंबर. ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, एक पार्ट होता है होल नंबर का. यहाँ देखो कितने टोटल पेजेस, 140. जो टोटल होता है कहाँ लिखते हैं हम, हमेशा डिनोमिनेटर में, और जितना पढ़ा है उसमें वो कितना है, वो हमेशा कहाँ आता है, न्यूमरेटर में. ठीक है, फ्रैक्शन जो बन गया सक्षम के लिए मैं ऐसे नोट करी हुआ है 28/140. और जो इसकी सिस्टर के लिए है SA कर देते हैं और यहाँ पे उसकी सिस्टर को SIS से कर देते हैं. ठीक है, उसकी सिस्टर जो है उसके पास कितने हैं, टोटल पेजेस 160. मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 160 आएगा और ऊपर क्या है, अब हमारे पास जितने पेजेस पढ़ लिए वो 30. अब इनको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है. देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, हु हैज रेड मोर पेजेस. अब हम रेड, अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी भी चीज का, क्योंकि तभी बता सकते हैं कि किसके पास ज्यादा, किसने ज्यादा पेजेस पढ़े हैं. तो कैसे बता सकते हैं, कंपैरिजन से. तो हम क्या करते हैं कंपैरिजन के लिए 3 मेथड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कि ताकि क्या हो, ज्यादा एलसीएम ना लेना पड़े, ज्यादा मल्टीप्लीकेशन ना हो. तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों 2 से डिविजिबल है, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 14 और अपॉन में 17. अगेन ये देखो यहाँ दोनों ही 7 से डिविजिबल है, तो हम 7 से कर देते हैं. यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 10 और ये अगेन 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो कितना आ गया 1/5. तो इस फैक्टर का क्या बन गया अब हमारे पास, 1/5 बन गया ये. तो ठीक है, उसकी सिस्टर का देखते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाती है हमेशा. 3/16. अब ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 3/16 क्या हो गया हमारे पास, टर्म बन गई. अब 1/5 और कंपेयर किसको करना है, 1/5 को और 3/16 को हम सिंपली क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्टेस्ट मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, बॉक्स आ गया हमारे पास, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो गया 16 और यहाँ बॉक्स और यहाँ 15, कितना आ गया. ग्रेटर वाली टर्म 1/5 किसके लिए था, सक्षम के लिए. ठीक है, तो सक्षम हैज रेड मोर पेजेस. सक्षम हैज रेड मोर पेजेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so student 8 question in your book which has Shivani covered 1/10 of her journey on foot. फुट पे कितना उसने करा है कवर, 1/10. ठीक है, शिवानी ने फुट पे जो जर्नी कवर करी वो 1/10 है. 3/5 बाय हर कार, अपनी बुक्स में देख लेना, 3/5 बाय हर कार. तो कार से जो करी है वो कितनी है, 3/5. और इसके आगे जो है 3/10 बाय ऑटो रिक्शा. सो 3/10 बाय ऑटो रिक्शा. ठीक है, अब बताना क्या है कि फाइंड बाय विच मीन्स सी कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ हर जर्नी. मतलब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कहाँ पे उसने, किस पार्ट में उसने सबसे ज्यादा जर्नी कवर करी. ठीक है, अब वो कैसे बता सकते हैं, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ से तो सिंपली दिखने रहा है, यहाँ देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसका हमें बनाना पड़ेगा सेम. ठीक है, लेकिन अगर अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10, 5 और 10 का, क्योंकि कंपैरिजन करना है, 3 टर्म्स का करना है. 2 के लिए तो हम क्या करें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्या है, 2 से होगा पहले तो 2 5 जा, 5 नहीं होगा तो 5 5 ये तीनों ही 5 से हो जाएंगे, 1 1 एंड 1. कितना आ गया एलसीएम, कितना आ गया 2 × 5, कितना आ गया 10.
ये सब तो ऑलरेडी 10 में, सब कार वाले को चेंज करना है। कार क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फुट का क्या 1/10, ठीक है। कार के लिए जो है वो 3/5 है, उसको चेंज करना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे एलसीएम 10 आ जाए 2 से, तो यहाँ 2 से होगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6/10 हो गया ये। और नेक्स्ट में क्या हमारे पास ऑटो रिक्शा जो है उसको मैं ऑटो से कर लेती हूँ, और 3/10 ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या आगे हमें कंपेरिजन करना है, यहाँ देखो क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर सेम है, तो किसको देखना है हमें, सिर्फ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में विच सम इज ग्रेटर 6, तो क्या है हमारे पास, शी ट्रेवल्स या शी कवर्ड मोर बाय कार, ठीक है। किससे करा है उसने, बाय कार से उसने मोर डिस्टेंस कवर करा है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. So that is about the exercise 5.4. In the next class we continue our syllabus. So welcome to all students which are listening our videos on YouTube. So students, as we know, in class 6 we start our chapter number 7, living and non-living things. In this we can study many things like structure, organization, food, nutrition, response to stimuli, respiration, excretion, etc. So students, in today's video we study our last topic of this chapter, which is lifespan. In lifespan, student, we know that organism have a basic number of years to live, which is known as lifespan. So students, let's start our today's topic, lifespan. Lifespan, this is our today's topic. In this we study all living things starts their lives, grow to a certain age and die eventually. अब इसमें क्या है, जितने भी living things है वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, ग्रो करते हैं एक सर्टेन एज पे, एंड डाई इवेंचुअली, और इवेंचुअली डाई मर जाते हैं. दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड यूनिक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, यूनिक है, ठीक है. ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ नोन एज इट्स लाइफ स्पैन. अब क्या कह रहा है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या है, जीते हैं, जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. मतलब किसी एनिमल्स की, एलिफेंट की एज कुछ पर्टिकुलर होती है, ह्यूमन की एज कुछ पर्टिकुलर होती है, हैन की, काऊ की, इन सब की, जैसे भी एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सालों तक जी सकते हैं. तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन बोल रहे हैं, ठीक है. या क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन. एक नेचुरल चीज़ है, जो भी चीज़ है ग्रो कर रही है, लिव कर रही है एज, तो उसको क्या है, इवेंचुअली डाई, मरना तो होता ही है. और इस बीच के ये जो प्रोसेस होती है सारी, बर्थ से लेकर डेथ तक की, उनके बीच में वो से हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के कितने समय बिताए हैं. इवन द ट्रीज दैट आर 1000 of years old विल इवेंचुअली डाई. अब क्या है, जितने भी ट्रीज़ होते हैं जो हज़ारों साल की उम्र के होते हैं वो भी कभी ना कभी डाई ज़रूर होते हैं, ठीक है. उनमें कोई या तो डिजीज़ लग जाती है, या फिर वो इतने उनके लीव्स है वो ड्राई हो जाने लग जाते हैं, स्टेम वीक हो जाने लग जाती हैं इतने सालों के बाद. तो ये सब कह रहा है कि 1000 of years वाला कोई ट्री भी डाई मर सकता है. ऑल एनिमल्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन. जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी एक लाइफ स्पैन फिक्स्ड होती है कि भाई ये एनिमल्स इतने साल तक ही जिएगा, इसकी लाइफ स्पैन इतनी ही है. देर आर डिफरेंट स्टेजेस दैट फॉर्म लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. अब क्या कह रहा है, कुछ डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उस एक एनिमल्स के जिसमें लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं. मतलब जो लाइफ स्पैन के अंदर बर्थ से लेकर डाई तक के बीच में क्या क्या ऐसी स्टेजेस है जो एक एनिमल्स है वो को करता है, ठीक है. मतलब उससे उस स्टेज से होकर वो पास आउट होता है, गुजरता है, ठीक है. तो कौन कौन सी है, टेक बर्थ जन्म लेना, ग्रो बढ़ना, रिप्रोड्यूस करना मतलब यंग बेबीज़ को प्रोड्यूस करना, ग्रो ओल्ड फिर बूढ़ा होना, और फिर डाई मर जाना. तो ये क्या स्टेज है, बर्थ से लेकर डाई के बीच में क्या बढ़ भी रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ग्रो ओल्ड. रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगी, उसकी जनरेशन क्या है, आगे बढ़ रही है, नई जनरेशन आ रही है. क्योंकि कोई चीज़ अगर उसकी डेथ हो रही है, कोई नई जनरेशन नहीं आ रही, तो इससे क्या सबका लॉस होगा. तो क्या नई जनरेशन आ रही है तो वो उस जो इंसान डेथ हो रही है उनकी जो कमी है उनको पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं उनकी प्लेस को. द टेबल गिवन रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू लिविंग थिंग्स. अब आगे आपके में कुछ टेबल दी गई हैं तो क्या है, लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब है कि मतलब आसपास की, कि भाई कोई जानवर कितने साल तक जीता है उसके बारे में बताया गया है. सो फर्स्ट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स में
गैस्ट्रोस्टोचिस। अब गैस्ट्रोस्ट्रिच क्या करता है, 3 दिन के लिए ही जीता है। जो हाउस फ्लाई होती है आपके घर में, वो 4 वीक्स के लाइफ स्पैन होती है। ड्रैगन फ्लाई की 4 मंथ्स, एक वर्कर बी की 1 ईयर, माउस की 2 ईयर, क्वीन बी है उसकी 5 ईयर्स, और एक डॉग की लाइफ स्पैन होती है 14 ईयर्स तक। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, मतलब 3 दिन से 4 दिन हो सकते हैं, 4 वीक्स से 4.5 वीक्स, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली है कि इतने ही साल तक जी सकते हैं, या इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट लोयन 25 ईयर्स, हॉर्स 30 ईयर्स, पोलर बियर 42 ईयर्स, चिंपैंजी 59 ईयर्स, एशियन एलिफेंट 86 ईयर्स, मैकाओ 80 to 100 ईयर्स, कोई एक जापानीज फिश है जो 200 प्लस ईयर, 200 या उससे ज़्यादा साल जी सकती है। टोटोइस 190 ईयर्स, 190 साल से टोटोइस जी सकते हैं। तो इसमें देखा आपने, जो कोई जापानीज फिश है वो सबसे ज़्यादा इसमें जीती है, जो है 200 या उससे ज़्यादा साल। तो ये अप्रोक्सीमेटली एनिमल्स की है। आप काफ़ी सारे एनिमल्स को जानते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन के बाद। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस का कुछ पीरियड नहीं है, कोई इंसान कहाँ कभी 80 की में 90 की में इतना जीता है, इससे ज़्यादा भी जीता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, किससे मिलकर, सेल से मिलकर बनी होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। इसमें ना तो सेल्स होते हैं, ना ही कोई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सॉरी, सेल से मिलकर बना नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे आपकी चेयर वगैरह वुड से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे प्रिपेयर और कंज्यूम फूड। जो लिविंग थिंग्स है अपना खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट प्रोड्यूस और टेक फूड। ये तो ना प्रोड्यूस करते हैं ना फूड टेक करते हैं। थर्ड इज दे रिस्पायर। जो लिविंग बींग्स है क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर, वो रिस्पायर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे गिव आउट वेस्टेज। अब लिविंग बींग्स क्या एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट हाउस को रिलीज करते हैं बॉडी से। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट एक्सक्रीट, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स दे ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस केसेस ग्रोथ इज बाय द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल सिमिलर टू दैट ऑफ विच दे कंसिस्ट ऑफ। अब क्या कह रहा है इस केस में, नॉन लिविंग केस में ये है कि जो ग्रोथ है, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सामान ऐड करते हैं जिससे ऑलरेडी बना हुआ है वो और डालेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी टेबल है, टेबल में आपने कोई और एक्स्ट्रा वुड ऐड की है तो वो और लंबी हो जाएगी, उसके साइज़, उसका वेट भी बढ़ जाएगा। तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हम अपने कुछ सामान एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड करके बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ है दे शो मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स है वो क्या है, मूवमेंट, लोकोमोशन शो करता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे मूव ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। अब क्या कह रहा है, जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है ये जब तब ओनली तब मूव कर सकता है जब हम किसी बाहर से इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी ये पेंसिल है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया है तब ये मूवमेंट कर रही है, वैसे ये स्टिल है, ठीक है। सेवंथ दे रिप्रोड्यूस। जो लिविंग बींग्स है वो क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ईजी है। सो स्टूडेंट्स आपके आज यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है आज के, तो आपको पहले ही मैं करवा चुकी हूँ। होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4th and 5th इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4th इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो आपका डिफरेंस आपकी बुक में ही दिया गया है। ये आंसर 4th है, ठीक है। इसमें आपको ये जो दिए गए हैं डिफरेंस यही ऐड करने हैं। लिविंग थिंग्स के क्या है आपके, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, दे प्रिपेयर और कंज्यूम फूड, दे रिस्पायर, दे गिव आउट वेस्टेज, दे ग्रो, दे शो मूवमेंट एंड दे रिप्रोड्यूस। ये आपके लिविंग बींग्स के क्या है, पॉइंट्स हैं। और ये आपके नॉन लिविंग के डिफरेंसेस है। इसमें क्या है आपके, नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेल एंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डो नॉट प्रोड्यूस और टेक फूड, दे डू नॉट रिस्पायर, दे डू नॉट एक्सक्रीट,
ग्रोथ में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ग्रोथ हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से मूव कर सकते हैं। एंड नो लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ हाउ डू प्लांट्स एग्जिबिट मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो प्लांट है वो कैसे मूवमेंट और स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो आंसर इज प्लांट्स बैंड और टर्न टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई सच एज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। जो प्लांट झुकते हैं, मुड़ जाते हैं या फिर उस स्टिमुलस से रिस्पॉन्स से दूर होते हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में बैंड और टर्न होते हैं, तो ये स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्ड है। Plants fixed at one place but show movement like blossoming of flower, opening and closing of stomata। अब ये प्लांट कैसे मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट एक फिक्स एक ही जगह पे प्लेस होते हैं लेकिन वो कुछ मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जैसे कि फूल का खिलना, एक आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, ताकि जो रेस्पिरेशन है वो उसके जो गैसेस का इनहेल और एक्सहेलेशन है वो इजीली हो सके। तो हम ये आपकी स्टिमुलस और मूवमेंट की के थ्रू प्लांट्स का रिस्पॉन्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। Friends, welcome to our YouTube classes. In previous class we have read our 4th chapter of history named The Birth of a Civilization. In previous class we read some topics and today we continue our class with the topic building. In the Indus Valley there were 2 types of cities की इंडस वैली में सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी में 2 तरीके की सिटीज़ थी, शहर थे, पब्लिक बिल्डिंग एंड ड्वेलिंग हाउसेज। द स्किल्स ऑफ द इंडस वैली पीपल कैन बी सीन इन दिस बिल्डिंग्स। और जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी जो कला है, उनके जो कौशल हैं वो हम इन बिल्डिंग्स में देख सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिक बिल्डिंग। एज ऑलरेडी मैंशनड मोस्ट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग वर लोकेटेड इनसाइड द सिटाडेल। कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो सिटाडेल के अंदर मेंशन थी। अब है द ग्रेट ग्रेनरी। In Harappa, archaeologists have unearthed a large building which is believed to have been a granary। कि हड़प्पा में जो पुरातत्विक विभाग के लोग थे उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग को खोजा जो ग्रेनरी के नाम से जानी जाती है। द ग्रेट ग्रेनरी वॉज यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स। और ये जो ग्रेट ग्रेनरी थी इसको किस लिए यूज़ किया जाता था? बहुत सारा अनाज स्टोर करने के लिए। Inside it contained 12 granaries in 2 rows, 6 in each row। और इनके अंदर कितनी ग्रेनरीज कंटेन थी, मतलब कितने कमरे टाइप में था? तो 12 थे और 6 करके, एक रो में 6, दूसरी रो में 6। द ग्रेनरीज was made in such a way that it could also be filled from the outside। और ग्रेनरी को कैसे बनाया गया था कि इसको बाहर से भरा जा सके। अनदर ग्रेनरी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एट मोहनजोदारो। और दूसरी ग्रेनरी कहाँ पे पाई गई? मोहनजोदाड़ो में। दीज ग्रेनरीज वर बिल्ट नियर रिवर बैंक्स टू फैसिलिटेट ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स। और इन ग्रेनरीज का निर्माण कहाँ पे किया गया था? नदी के किनारे पे किया गया था, ताकि जब हमें ये अनाज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना पड़े तो आसानी रहे। थ्रेशिंग एरियाज वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड नियर द ग्रेनरीज। और थ्रेशिंग एरियाज भी, मतलब कि थ्रेशिंग एरिया का मतलब है कि जो जहाँ हम अनाज को निकालते हैं उनको थ्रेशिंग एरियाज बोलते हैं। दीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म वर यूज्ड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ली। और जहाँ अनाज को हम निकालते हैं उनका जो चबूतरा होता था उसको भी पक्का किया गया था, जो ईंटों से, मतलब गोल चक्कर में एक ईंटों का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह निकालते थे। अब है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ इज़ द नेम गिवन टू ए ह्यूज पब्लिक टैंक एट मोहनजोदारो।
ये जो ग्रेट बाथ है ये नाम दिया गया था एक बड़े पब्लिक टैंक को जो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। इट यूज्ड टू बी ए लार्ज कॉम्प्लेक्स consisting of 6 entrances, a central bathing pool and a well। इस पब्लिक टैंक में या इस टैंक में ये मतलब एक बहुत बड़ा टैंक था जिसके अंदर 6 द्वार थे, 6 इसके रास्ते थे जहाँ से इसके अंदर जाया जाता था, और इसके बीच में एक बड़ा पूल था और एक कुआं था। इट हैड ड्रेसिंग रूम्स ऑन ऑल साइड ऑफ, और इसके चारों साइड में ड्रेसिंग रूम्स थे, मतलब कपड़े रखने के, कपड़े पहनने के रूम्स थे। द पूल एंड स्टेप्स वर बिल्ट ऑन 2 अपोजिट साइड्स ऑफ द पूल, कि पूल के चारों तरफ तो क्या था, ड्रेसिंग रूम्स थे, और 2 साइड्स अपोजिट साइड में क्या बना हुआ था, जो स्टेप्स होते हैं मतलब सीढ़ियाँ होते, स्टेप्स वर बिल्ट ऑन 2 अपोजिट साइड्स ऑफ द पूल, की 2 अदर साइड्स पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। द पूल वॉज फिल्ड विद फ्रेश वाटर फ्रॉम द वेल, पूल को जो कुएं के फ्रेश वाटर से भरा जाता था। यूज्ड वाटर वॉज ड्रेन्ड थ्रू एन आउटलेट फिटेड एट 1 कॉर्नर ऑफ द पूल, और जो यूज्ड पानी था उसको ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था, जो उसके कोने में, मतलब कोने में एक वॉशरूम में आप भी देखते हो, बाथरूम में आप देखते हो कि एक कोने में पानी निकलने का वो बनाया हुआ होता है, तो ऐसे ही होता था वहाँ पे भी। द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट विद बर्न्ट ब्रिक एंड द पूल वॉज मेड वाटर टाइट विद नेचुरल तार, और जो ग्रेट बाथ था वो किससे बना हुआ था, पकी हुई ईंटों से बना हुआ था, और जो तालाब था पूल वॉज मेड वाटर टाइट, और पूल को ऐसा बनाया गया था कि उसके अंदर से पानी बाहर न निकले, और किससे बनाया गया था, नेचुरल टार से। बेटा ये जो तारकोल होता है ना वो है ये टार। सर्टेन एविडेंसेस हैड लेट हिस्टोरियन टू कंक्लूड दैट द ग्रेट बाथ वॉज यूज्ड ओनली फॉर सम रिलीजियस पर्पज, और जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं इतिहासकारों को उनसे ये कंक्लूड होता है, ये निर्णय निकलता है कि जो ग्रेट बाथ था वो केवल तब यूज होता था जब कोई धार्मिक उत्सव या कोई धार्मिक पर्पज से यूज होता था। द टैंक ऑफ द ग्रेट बाथ मेजर्ड 11.88 इंटू 7.1 मीटर्स एंड वॉज 2.43 मीटर डीप, कि जो टैंक था उसको जब मापा गया तो वो 11.88 बेटा पॉइंट के बाद 88 बोला जाता है, गुना में 7.1 मीटर तो वो लंबा और चौड़ा था, और 2.43 मीटर वो गहरा था। अब है द टाउन हॉल। द टाउन हॉल एट मेसोपोटामिया इज अनदर इम्प्रेसिव बिल्डिंग बिल्ड बाय द इंडस वैली पीपल। टाउन हॉल एक बहुत ही इम्प्रेसिव मतलब प्रभाव डालने वाली बिल्डिंग थी जो हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाई थी। दिस बिल्डिंग रिजेंबल्स एन असेंबली हॉल एंड माइट हैव बीन यूज्ड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। ये जो बिल्डिंग थी वो असेंबली के लिए होती थी, या जैसे कि राजा वगैरह या वहाँ के लोग जो मीटिंग करते थे उनके लिए होती थी, और यहाँ पे महत्वपूर्ण डिसीजंस निर्णय लिए जाते थे। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट दिस बिल्डिंग माइट हैव बीन ए पैलेस और ए प्रेयर हॉल, और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जो बिल्डिंग थी वो या तो किसी राजा का मतलब कि पैलेस था, महल था, या कोई प्रेयर हॉल था। ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी है। ये देखिए यहाँ से आपको ड्रेनेज निकलने के लिए, पानी निकलने के लिए जगह बना रखी है। ये इधर रास्ता है, ये इधर भी रास्ता है। ये देखिए आप घर देख सकते हैं, ये बड़ा सा दरवाजा है। तो टाउन प्लानिंग उनकी बहुत ही अच्छी थी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्वेलिंग हाउसेस। इन द इंडस वैली सिटीज पीपल लिव्ड इन द लोअर टाउन्स, की सिंधु घाटी सभ्यता में लोग या सिंधु घाटी के शहरों में लोग लोअर टाउन्स में रहते थे। दस द लोअर टाउन कंसिस्टेड मेनली ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज, और इन लोअर टाउन्स में क्या था कि ड्वेलिंग हाउसेज थे। ड्वेलिंग हाउसेज का मतलब क्या है बेटा कि एक घर है, उसके अंदर बेडरूम, किचन, कुआं, मतलब सारी चीज़ें एक जगह पे ही बनी हुई है। ईच हाउस हैड ए बाथरूम, ए किचन एंड ए वेल विच वर बिल्ड अराउंड ए स्पेसियस कोर्टयार्ड, और ये एक बाथरूम, एक किचन, एक कुआं, ये सारी किसके चारों तरफ बनी हुई है,
एक बीच में एक आंगन है, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है, तो उस आंगन के चारों तरफ ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। These houses were built with burnt brick and had plastered wall and paved floors. और इनके जो घर हैं वो पकी हुई ईंटों के बने हैं और दीवारें प्लास्टर्ड हैं और पेव्ड फ्लोर है, मतलब जो फर्श है वो भी पेव्ड है। पेव्ड का मतलब पक्की फर्श है। The houses were usually 1 or 2 storied, with the number of rooms varying from 2 to 20. Each house was connected to the main drainage system through a drain pipe. ये हाउसेस जो होते थे ये 1 या 2 मंजिला होते थे और रूम भी इनमें अलग अलग होते थे, फ्रॉम 2 से 20 रूम तक। मतलब 1 स्टोरी है तो 2 हो गया, या ज़्यादा घर हो मतलब कि ज़्यादा बड़ा घर है तो उसमें 20 रूम्स भी हो गए। तो मतलब रूम्स की वेराइटी थी इसमें 2 से 20 तक। और प्रत्येक हाउस जो था वो ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ड्रेन पाइप के द्वारा। जो मेन ड्रेनेज सिस्टम था जहाँ से पानी का निकास होता है वहाँ से जुड़ा हुआ था ड्रेन पाइप के द्वारा। अब है ड्रेनेज सिस्टम। एज मेंशन्ड अबव, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटी। कि जैसा कि मेंशन किया गया है कि प्रत्येक हाउस, प्रत्येक घर ड्रेनेज सिस्टम से, मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी एफिशिएंटली प्लान्ड एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनी मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम। कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही प्लान तरीके से बनाया गया है और उसको रोज मतलब कि कंपेयर्ड विद एनी मॉडरेट ड्रेन सिस्टम, कि आज के ड्रेन सिस्टम से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ऐसा था वो। There were drains built along the streets and these drains were connected to drain from kitchens and bathroom inside the houses. कि ये जो ड्रेन्स थे वो गली में बने हुए थे, गली के मतलब सारे बने हुए थे। आप भी गांव में देखते हो कि गांव में सड़क के सारे नालियाँ बनी हुई होती हैं, तो ऐसे ही उस टाइम में था। और ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से जुड़े हुए थे? किचन और बाथरूम से जुड़े हुए होते थे जो घरों में बने हुए होते थे। These drains were covered with removable stone slabs and could be cleaned easily. और ये ड्रेन्स किससे ढके हुए थे? जो स्टोन की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, स्टोन स्लैब्स मतलब स्टोन की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, उनसे जुड़े हुए थे और इनको साफ करना मतलब आसानी से साफ किया जा सकता था। These drains also had manholes at regular intervals to help in cleaning. और इन ड्रेन्स के जो बड़े ड्रेन्स होते थे उनमें भी मेन होल्स होते थे ताकि उनकी नियमित रूप से नियमित अंतराल पे सफाई की जा सके। दिस एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम हिंट्स दैट द इंडस वैली पीपल वांटेड टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ एंड सैनिटेशन। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम का हम देख रहे हैं इससे हमें हिंट मिलती है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो चाहते थे प्रॉपर अपनी सुरक्षा मतलब अपना स्वास्थ्य और सैनिटेशन, सफाई। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रीट्स। The roads in the Harappan cities ran parallel to each other and were cut at right angle by smaller streets, thereby forming a grid pattern. कि हड़प्पा काल में हड़प्पा जो सिटीज़ थी उनके अंदर रोड्स बड़े मतलब कि समानांतर बने हुए होते थे, पैरेलल बने हुए होते थे। बेटा पैरेलल का मतलब है 2 चीज़ें साथ साथ चलना, ठीक है। और जो स्ट्रीट्स थी वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी और जो अब एक राइट एंगल पे काटती थी। मतलब जैसे कि ये सड़कें, ये लाइन है आपकी, ऐसे बने हुए हैं और ऐसे, और इनके जो बचे हुए ये जगह है यहाँ पे घर बने हुए होते थे, ठीक है। बड़ा प्लान था। टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक यूजुअली कार्स दीज स्ट्रीट्स वर राउंडेड एट द कॉर्नर्स। और जो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए यूजुअली कार्स दी स्ट्रीट्स वर राउंडेड एट द कॉर्नर, कि ये जो गलियां थी वो कोनों पे मुड़ जाती थी। मतलब हर गली में कोनों पे ये मुड़ती थी और जो यातायात को स्मूथ कर देती थी। अगर सीधी सीधी सड़कें चलती रहेंगी तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। रोड्स वर paved with burnt bricks and thus people faced no difficulty during the rainy seasons. और जो रोड्स थे वो पक्की ईंटों से और बड़े अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया गया था ताकि लोगों को बारिश के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आए।
In these cities, houses were built on either side of the roads and streets. और houses मैंने अभी जो आपको बताया था कि इन गलियों के चारों तरफ जो जगह बच जाती थी वहाँ पे घर बने हुए होते थे. द मेन रोड इन मोहनजोदारो वॉज 10 मीटर ब्रॉड. और मोहनजोदारो का जो मोहनजोदारो के टाइम की जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी थी. I hope students you understand all the topics very well. We read remaining topics in our next class. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Welcome to our YouTube channel. This is for class 6th. Students, as you know, in previous video we completed with the formal letters, format and application. Now today I will tell you about informal letter and format of informal letter. Now let's start. Now I will tell you the format of informal letter first. So format is address of the senders, यानी कि senders address, then date, then salutation, after salutation you have to write it down the content. In content you write it down your message कि आपको क्या कन्वे करना है उनकी तरफ, उनको कि क्या कंटेंट में आपको लिखना है. After this you have to write it down yours affectionately, that is subscription. Then at the last you have to write it down your name or the signature. I am repeated again. सेंडर्स एड्रेस यानी कि आप अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा. देन डेट, किस डेट को लिख रहे हो लेटर. सैल्यूटेशन, डियर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और योर फ्रेंड नेम. देन कंटेंट में आप मैसेज लिखेंगे कि क्या मैसेज डाल रहे हैं उनको, किसके रिलेटेड आप ये अपना लेटर लिख रहे हैं. After this you have to write it down your affectionately, that is subscription. Signature or you can write it down your name so that they can identify it. Okay, so students, we discussed about the format. Now I will tell you how you are going to write the informal letter. Now students, we have some guidelines for writing an informal letter. You can see here on the page number 192. See, first is no comma should be placed at the end of the lines in address. Address में कोई भी आप अपना एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद कोई भी कोमा नहीं आएगा. So ना डेट के बाद कोई कोमा आएगा. Salutation and subscription, कोई कोमा इनके बाद नहीं आएगा. Next is the format of the date can differ. जो फॉर्मेट होगा डेट का वो अलग हो सकता है. It can be written as like this or as this. मतलब डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. The tone of the message should be personal and friendly. क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो पर्सनल और फ्रेंडली हो सकता है. The message of the letter should be clear, precise and coherent with appropriate grammar, spelling and punctuation. यानी कि कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे प्लेस करना है, आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और ग्रामर और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो स्पेलिंग्स लिखोगे वो कोई मिस्टेक ना हो. सो हेयर वी हैव द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. नाउ आई विल राइट अ लेटर so that you will understand very clearly. Now let's start. Now students, I will tell you how we are going to write formal letters for two friends. You are talking about, this is the question, you are talking about to a friend
to a friend about sharing news about your life, it is a polite to ask questions about your friend's life too। यानी कि आप उसको, अपनी फ्रेंड को आप ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे उसके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, और आप उससे खुद क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो ये क्वेश्चन उस बेस पे है। नाउ आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन द सेंडर्स एड्रेस। जो ये लिख रहा है वो एड्रेस लिखेंगे आप, जो ये लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज मैं एड्रेस डाल देती हूँ एक कोई भी 24A हाउसिंग बोर्ड, धारूहेड़ा सेक्टर 1। ओके, नाउ आफ्टर द लीव वन लाइन, देन डेट। आज की डेट लिखेंगे आप, जो भी डेट है यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे कोई भी। सपोज आई विल राइट इट डाउन हेयर 20 August 2020। देन स्किप वन लाइन, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे डियर, जो भी आपकी फ्रेंड का नाम है, नेम लिख देंगे उसका। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एट कैंप, यस today I went frog hunting, I went frog hunting, I went for yesterday आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ आप यूज करेंगे yesterday I went frog hunting and fell in the lake, I will see you in 12 days. So this is the first paragraph you are writing. Now you are asking for her his own life. Now I will tell you the another paragraph. After this you will leave one line, write it down, yours sincerely। आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। yours sincerely and then name or your signature। So students, you will write it down your letter like this। I have told you, first of all write it down the sender's address, जो ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। then date, dear, और ये आ जाएगा आपका कंटेंट।
So I hope you understand the informal letters format and letter. Thank you, students. Student, in this video, I will discuss with you some current affairs of last 6 months. Okay, that video is for class 6 to 8th. In previous video, I discussed with you some chapters of GK book. So let's start current affairs. Which city is declared as the summer capital of Uttarakhand? Student, Uttarakhand is a state of our country and इट्स समर जो कैपिटल है वो कौन सी है? गेरशन. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF. जो WWF फंड है उसके अम्बेसडर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? विश्वनाथ आनंद. नेक्स्ट वन इज विच सिटी होस्टेड द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2020? कौन सी सिटी ने में होस्ट हुआ था ये इंडियन साइंस कांग्रेस? आंसर इज बेंगलुरु. बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट. ओके. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड इन दिस ईयर 2020? तो आंसर इज ब्राज़ील. जो ब्राज़ील कंट्री है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश के चीफ गेस्ट थे 2020 जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को उसमें. नेक्स्ट वन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल बैंकर ऑफ 2020? नेशनल बैंकर का अवार्ड किसको मिला है? RBI गवर्नर शशिकांत दास. जो शशिकांत दास करंट में RBI के जो गवर्नर है उनको ये अवार्ड मिला है नेशनल बैंकर का. ओके. Next one is question number 6. Which film wins the Best Motion Picture Drama Award in 77th Golden Globe 2020? किस फिल्म ने जो अवार्ड जीता था बेस्ट ड्रामा पिक्चर अवार्ड? तो उसका नाम है 1917. ये फिल्म का नेम है. ओके. नेक्स्ट वन इज विच प्लेयर रिसीव द पोली अर्मिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2018 एंड 19? तो आंसर इज जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह है जो वो मुंबई इंडियंस टीम में भी थे IPL के टाइम. उनको ये इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है. नेक्स्ट वन है विच पोर्ट इज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह जहाँ से जो अदर कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है थ्रू द वाटर शिप्स. ओके. तो आंसर इज कोलकाता. जो कोलकाता पोर्ट है उसको रीनेम कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से. नेक्स्ट वन इज हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू क्लेम 100 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल्स? Answer is Kuldeep Yadav. Next one is who became the first woman parade adjutant in Army Day Parade? फर्स्ट वुमेन परेड का के नाम में जो कौन सी वुमेन थी जो फर्स्ट थी? कैप्टन तानिया शेरगिल. जो ये कैप्टन थी आर्मी में और इसका नेम है तानिया शेरगिल. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. अरविंद कृष्णा इलेक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ. जो अरविंद कृष्ण है वो किस कंपनी के CEO सेलेक्ट हुए हैं? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दैट इज एन IT कंपनी. ओके. विच स्टेट रिपोर्टेड द फर्स्ट कन्फर्म कोरोना वायरस केस इन इंडिया? फर्स्ट कन्फर्म केस कौन से स्टेट में आया था सबसे पहले? केरला में. हु बिकम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर वर्ल्ड वाइड टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आंसर इज रानी रामपाल. ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर थे जो वर्ल्ड वाइड में विन किया था इन्होंने
Next one is 14 question. Who won the Australian Open's Women's Single title in 2020? The answer is Sophia Kenin. नेक्स्ट वन इज हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन्स मैन. वो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वुमेन्स में सिंगल टाइटल किसने विन किया था? सोफिया कैनिन ने. और मेंस में नोविक दजोविक. ओके, तो स्टूडेंट दीज आर योर करंट अफेयर क्वेश्चन यू हैव टू लर्न. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. हु विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एट 92 जो 92 ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स हैं, सेरेमनी है, उस पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्होंने विन किया था? जोक्विन फोनिक्स ने. नेक्स्ट वन इज हु विन द बेस्ट एक्ट्रेस. तो एक्ट्रेस का किन्होंने अवार्ड, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्होंने विन किया था? रीने जेल्विगर. नेक्स्ट वन है विच फिल्म विन द बेस्ट मूवी अवार्ड इन 92 ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी? तो आंसर इज पैरासाइट. जो पैरासाइट मूवी है उन्होंने. नेक्स्ट वन विच टीम विन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020? आंसर इज बांग्लादेश. ICC जो अंडर-19 है उसमें कौन सी टीम विनर थी? बांग्लादेश. नेक्स्ट वन है हिंदी इज द फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इन 2019 विद 615 मिलियन स्पीकर. तो कौन सी लैंग्वेज बनी थी? हिंदी 3rd नंबर पे थी जो मोस्टली पीपल्स के थ्रू स्पीक की जाती है. in some previous video I discussed with you mostly spoken language in the world. तो उन 10 लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज भी थी. और इन 2019 में 3rd प्लेस पे हिंदी ने अचीव किया है. ओके, तो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स एंड राइट इन योर नोटबुक फॉर रिवाइज इन योर एग्जाम. स्टूडेंट यू हैव टू प्रिपेयर योर S7 फॉर बेस्ट प्रिपरेशन. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, in the previous video we have already completed our revision part and now we have already started the chapter number 8. So continuing this thing, we are just today further we are just going to start. Let us start. Yes student, तो हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं कि बॉय को जो है गुरुकुल भेजा गया. अब आगे देखते हैं. This time the boy kept quiet. जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हरकतें तुम दूसरों के साथ करते हो और वही हरकतें तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो ये सोच करके गुरुजी की इस बातों को सुनकर वो बॉय जो है बिल्कुल चुप हो गया. A pin drop silence was there. पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है कि इतनी शांति होना, अगर वहां पे कोई पिन नीचे गिरती है तो उसकी गिरने की आवाज भी आपको सुनाई दे. सो जो है पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल हो गया वहां पे. देन गुरुजी वेरी लेजेंडरी सेड ऑलवेज कीप इन माइंड माय डियर चाइल्ड. और फिर गुरुजी ने जो है करुणा भरी आवाज में कहा कि हमेशा ये अपने दिमाग में रखो बच्चा. इफ यू हैव स्ट्रेंथ, अगर तुम्हारे पास ताकत है, देन हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो. प्रोटेक्ट द वीक एंड फाइट द विकेड पीपल. गरीबों की जो है उनकी रक्षा करो और जो दुष्ट हैं उनसे लड़ो. इफ यू हैव वेल्थ, अगर तुम्हारे पास वेल्थ है, वेल्थ यानी कि दौलत है, धन दौलत है, शेयर इट विद द पुअर, वो जो है गरीबों के साथ उनको शेयर करो. एंड यू हैव नॉलेज, शेयर इट विद योर पीपल्स, और अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे अपने लोगों से उसको जो है बांटो. तो ये जो 3 चीजें बताई है गुरुजी ने उस लड़के को. पहला तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है
तो जो है उससे दूसरे लोगों की हेल्प करो, और जो है जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता करो, और दुष्टों को जो है उनसे बचाओ। और अगर तुम्हारे पास जायदाद है, धन दौलत है, वेल्थ है, तो उसे गरीबों में बांटो। और अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो नॉलेज को जो है आपस में इसे शेयर करो। द बॉय हैड रियलाइज हिज मिस्टेक। और गुरुजी की इन शब्दों को सुनकर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही सेड, उसने कहा, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। इन फ्यूचर, भविष्य में, इट विल नेवर हैपन अगेन, भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आई विल नेवर मिस यूज माई स्ट्रेंथ, और मैं अपनी ताकत का मिस यूज कभी नहीं करूँगा, दुरुपयोग नहीं करूँगा। आई विल नेवर स्टे बैक even if I am called up to sacrifice my life for others, और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा अगर मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े दूसरों के लिए। गुरुजी was rejoiced to hear these words, और जो है गुरुजी उसके ये शब्द सुनकर प्रफुल्लित हो गए, खुश हुए। एंड टुक द बॉय इन हिज आर्म, और उसने उस बच्चे को अपने बाहों में ले लिया। डू यू नो हु दैट बॉय वॉज, क्या आप जानते हो वो लड़का कौन था? ही वॉज दधीची, वो दधीची थे। हु लेटर बिकम फेमस, महर्षि दधीची, वो लड़के का नाम दधीची था जो बाद में बड़े होकर एक महर्षि दधीची के नाम से प्रख्यात विख्यात हुए। He was a living legend of learning, sacrifice and kindness. वो एक जो है दिव्य चरित्र वाले व्यक्ति थे जिन्होंने लर्निंग यानी कि सिखाया, सैक्रिफाइस किस तरह से आत्म बलिदान देना चाहिए, और किस तरह से हमें काइंडनेस का पाठ उन्होंने पढ़ाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, a battle broke out between the devas and the asuras. कुछ समय के बाद युद्ध छिड़ गया भगवान और असुरों के बीच में, देव और असुरों के बीच में। ब्रतासुर was the chief of the asura, और ब्रकासुर था जो वो असुर का चीफ था। He was a volunteer devil, वो बहुत ही दुस्साहसी था। Because of his great devotion, वो इसलिए दुस्साहसी बलवान था क्योंकि लॉर्ड शिवा, और बिकॉज जय शिव जी के वरदान की वजह से। ब्रतासुर हैड ऑब्टेन ए boon फ्रॉम हिम, और जो है ब्रतासुर ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था that nobody would be able to defeat him in the battle, कि युद्ध में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। So it was difficult for devas to defeat the asura, और देवों के लिए असुरों को हराना बहुत ही कठिन हो गया था। The battle continued for many months and at last the devs were defeated. अब जो है ये लड़ाई काफी महीनों जो है चलती रही और आखिर में देवताओं की हार हुई। As the result of Bratasur captured the throne of heaven. लास्ट कि ब्रतासुर जो है वो राजाओं यानी कि देवताओं के जो है सिंहासन को छीन लेता है। लॉर्ड इंद्रा, द किंग ऑफ देवास, approached लॉर्ड ब्रह्मा with his complaint against the असुरा। अब जो लॉर्ड इंद्र थे, जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की, अप्रोच किया कि वो जो है उनके आगे असुरों की शिकायत की। ही रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प एंड एडवाइस। उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें कोई रास्ता दिखाइए और असुरों से हमारी मदद कीजिए। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, आई एम हेल्पलेस माई चाइल्ड, मैं जो है कोई मदद नहीं कर सकता। ब्रतासुर इज अ ग्रेट डिवोटेड ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो है ब्रतासुर जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द boon थ्रू पेंसिस। अब उसने जो है अपनी जो है तपस्या से पहले ही वरदान पा चुका है। सो ही कैन नॉट बी किल विद ऑर्डिनरी वेपन्स, इसलिए उसे साधारण जो है हथियार से नहीं मारा जा सकता। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक। आज जो है आपको करना क्या है, जो ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, इसकी जो है आपको रीडिंग करनी है। और आफ्टर रीडिंग आप इसमें से वर्ड मीनिंग जो है छांटिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। एंड फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे, यहाँ से आगे। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, अब आपको करना क्या है जो हमेशा करते आए हैं। पहले जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।